दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब की बार मुझे पोता चाहिए, नहीं तो मैं आपके गर्भ में आपकी बेटी का कब्र खुदवा दूंगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपनी 3 बेटियों के साथ खुश थी, लेकिन सास सुमित्रा को एक पोता चाहिए था, जिसके चलते उसे चौथी बार भी मां बनने के लिए मजबूर किया गया। क्या शिखा सास की उम्मीदों पर खरी उतर पाने में कामयाब हो सकी? डॉक्टर से 4 दिनों बाद का अपॉइंटमेंट मैं ले लेता हूँ। चाय का घूंट भरते हुए अरुण ने कहा। तो शिखा का कलेजा धक से रह गया। एक काम करो, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, ऑफिस जाते समय हो सकेगा तो। डॉक्टर से मिलकर कल या परसों का ही समय ले लूँगा, क्योंकि यह काम जितनी जल्दी निपट जाए अच्छा है। हाँ, वह तो ठीक है। अरुण पर एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देख लेते कि कहीं हम अब इसमें सोचना क्या है। शिखा की बात को बीच में ही काटते हुए अरुण बोला, वैसे भी कितनी मुश्किल से तो एक डॉक्टर मिला है और तुम्हें और वक्त चाहिए। यह काम तो उसी दिन हो जाता, पर तुम्हें ही वक्त चाहिए था। पता है ना, इन सब कामों में रिस्क कितना बढ़ गया है। नौकरी पर तो आफत आएगी ही, जेल भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो यह तो करवाना ही पड़ेगा। माँ सही ही कह रही थी कि जितनी जल्दी इस समस्या से छुटकारा पा ले अच्छा है। पर अरुण, क्या पर कहना क्या चाहती हो तुम? पता है ना, सिर्फ तुम्हारी मूर्खता के कारण आज 3 बेटियां पैदा हो गई। लेकिन इस बार कोई मूर्खता नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझमें अब और बोझ उठाने की ताकत नहीं है। भुनभुनाते हुए अरुण ने अखबार में आंखें गड़ा दी कि तभी 2.5 साल की प्यारी सी जूही पापा पापा कर उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन अरुण ने बड़ी निर्दयता से उसे परे धकेल दिया और उठकर कमरे में चला गया। अरुण का व्यवहार देख शिखा की आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर वह भी अरुण के पीछे पीछे कमरे में आ गई। अरुण, एक बार सोचकर देखो ना, अरुण यह बेटा होता तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती तुम्हें? यह बोलते शिखा की आवाज भर्रा गई। अरुण, यह भी तुम्हारा ही खून है ना, और क्या पता कल को यही बेटी तुम्हारा नाम रोशन करे। अरुण, एक बार फिर से सोचकर देखो, शिखा गिड़गिड़ाई। लेकिन अरुण यह बोलकर बाथरूम में घुस गया कि ज्यादा भावना में बहने की जरूरत नहीं है, और बच्चे को सिर्फ जन्म देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। पालने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो, वरना हम फैसला लेने में कमजोर पड़ जाएंगे। अरुण के तर्क वितर्क के आगे शिखा की एक न चली। सोनी और मोही को स्कूल भेजकर वह जल्दी जल्दी अरुण के लिए नाश्ता बनाने लगी। ऑफिस जाते समय रोज की तरह प्यारी सी जूही जब पापा का लंच बॉक्स लेकर लड़खड़ाते कदमों से पापा पापा करने लगी, तो अरुण को उसे गोद में उठाना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही माँ सुमित्रा पर उसकी नजर पड़ी, जूही को गोद से उतारकर फिर वही हिदायत देकर घर से निकल पड़ा, हाथों में कुछ लिए। जिस तरह से सुमित्रा ने शिखा को घूर कर देखा, वह सकपका कर रह गई। अरुण को ऑफिस भेजकर वह जूही को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करने लगी। वह जानती थी सुमित्रा को मंदिर से आने में घंटा भर तो लगेगा ही। रोज ही ऐसा होता है, मंदिर में पूजा के बाद भजन कीर्तन करके ही वे घर लौटती हैं। लेकिन यह कैसी पूजा है जहाँ देवी की पूजा तो होती है, लेकिन वहीं एक आजन्मी बच्ची को, जिसे देवी का रूप कहा गया है, माँ के पेट में ही मारने का फरमान सुना दिया गया। हाँ, सुमित्रा ही नहीं चाहती है यह बच्ची पैदा हो, वह इस बच्ची को माँ की कोख में ही मार देना चाहती है, और अरुण भी अपनी माँ का ही साथ दे रहा है। शिखा क्या करे, किससे जाकर कहे कि वह अपनी बच्ची को जन्म देना चाहती है, इसे उस दुनिया में लाना चाहती है। शिखा आज तन मन दोनों से कमजोर महसूस कर रही थी। दुख तो उसे इस बात का हो रहा था कि एक माँ होकर भी वह अपनी बच्ची को बचा नहीं पा रही है, और सबसे ज्यादा दुख इसे इस बात का हो रहा है कि एक बाप होकर भी कैसे अरुण अपनी ही बेटी को मारने के लिए तत्पर है। क्या जरा भी मोह नहीं है उसे अपनी इस अजन्मी बच्ची से? यही अगर बेटा होता तो
इस घर के लोगों की खुशियों का ठिकाना न होता, लेकिन बेटी जानकर कैसे इन सब के मुंह सूज गए। जल्द से जल्द ये लोग इस बच्ची से छुटकारा पाना चाहते हैं। कैसा समाज है यह, जहां बेटे का स्वागत तो होता है पर बेटियों का नहीं। लेकिन अगर बेटी ही नहीं रहेगी तो फिर बहू कहां से आएगी। यह क्यों नहीं समझते लोग। अपने पेट पर हाथ फिराते हुए शिखा फपक कर रो पड़ी। वह अपनी अजन्मी बच्ची को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे जन्म देना चाहती थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी अजन्मी बच्ची को इन हत्यारों से बचाए। शिखा का मन करता कभी यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, ताकि उसकी बच्ची को कोई मार ना सके। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उसे उसकी माँ की कोख में ही मारने की तैयारी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि इसके पापा और दादी हैं। लेकिन एक माँ होकर कैसे शिखा अपनी ही बच्ची को मरते देख सकती थी। शिखा अपनी 3 बेटियों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन सुमित्रा को ही एक पोता चाहिए था, जिसके लिए उसे चौथी बार माँ बनने के लिए मजबूर किया गया। शिखा तो सोनोग्राफी करवाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सुमित्रा के आगे उसकी एक न चली। सुमित्रा चाहती थी कि जांच में अगर लड़की निकली तो उसे खराब करवा देंगे, क्योंकि और लड़की नहीं चाहिए थी उसे इस घर में। लड़कियों को पालना घाटे के सादे की तरह देखती थी सुमित्रा। उसकी नज़र में तो बेटा ही वंश कहलाता है, और बेटा ही अपने माता पिता को मोक्ष दिलाता है। हमेशा वह शिखा को कड़वी गोलियां पिलाती रहती। यह कहकर कि बड़ी बहू ने बेटे के रूप में उसे 2-2 रत्न दिए, लेकिन इस करम जली ने सिर्फ बेटियां ही पैदा की है। उसे अपने बेटे अरुण के वंश की चिंता हो चली थी। कैसे भी करके वह शिखा से एक बेटा चाहती थी, लेकिन सुमित्रा को नहीं पता कि बेटा या बेटी होना अपने हाथ की बात नहीं है, और एक माँ के लिए तो बेटा और बेटी दोनों अपनी ही संतान होती हैं। लेकिन पता नहीं सुमित्रा को यह बात समझ क्यों नहीं आती थी। आए दिन सुमित्रा यह बोलकर शिखा को ताना मारती कि 3-3 बेटियां पैदा करके नाते रिश्तेदारों में उसने उसकी नाक कटवा दी। जब कोई कहता कि छोटी बहू को एक बेटा तक पैदा नहीं कर पाई, तो सुमित्रा का कलेजा जल उठता था। पोते के लिए आए दिन वह कोई न कोई कर्मकांड कराती ही रहती थी, जिसमें उसके हजारों रुपए स्वाहा हो जाते थे। मगर सुमित्रा को इस बात का कोई गम न था। उसे तो बस कैसे भी करके एक पोता चाहिए था। इसके लिए वह कई पोतियों का बलिदान करने को भी तैयार थी। जूही के समय जांच कर डॉक्टर ने बताया था कि शिखा के पेट में लड़का है, लेकिन पैदा हो गई लड़की। तो डॉक्टर पर से सुमित्रा का विश्वास उठ गया। इसलिए इस बार उसने अच्छे डॉक्टर से जांच करवाने की ठानी थी, ताकि फिर कोई भूल ना हो सके। लेकिन शिखा को डर था कि जांच में अगर कहीं लड़की निकली तो ये लोग उसके बच्चे की कब्र उसकी माँ की कोख में ही बना देंगे। इसलिए वह जांच करवाने से टालम टोल कर रही थी। मगर टालम टोल करके भी क्या हो गया, जांच तो करवानी ही पड़ी। और शिखा को जिस बात का डर था वही हुआ। बेटी का नाम सुनते ही सुमित्रा के कलेजे पर सांप लौट गया। अरुण का भी एकदम से मुंह लटक गया। सुमित्रा तो उसी वक्त यह बच्चा गिरवा देना चाहती थी, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि वह यह सब काम नहीं करता। अब रूल इतना बड़ा बन गया है कि पता चलने पर डॉक्टर की डिग्री तो जब्त होती ही है, जेल की भी हवा खानी पड़ती है। लेकिन चोरी छिपे कहीं कहीं अब भी लिंग परीक्षण तो होता ही है। इधर अरुण ऐसे किसी डॉक्टर की खोज में था जो इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके। अगर उधर शिखा यह सोचकर बस रोती रहती कि कैसे भी करके अरुण और सुमित्रा इस बच्चे को न मारे, विचार बदलने। अपना दुख तो इस बात का हो रहा था कि एक माँ होकर भी वह अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही थी। पेट पर हाथ रख वह अपने अजन्मे बच्चे से माफ़ी मांगती और कहती, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह तो चाहती है कि वह इस दुनिया में आए, लेकिन उसके पापा और दादी ऐसा नहीं चाहते। आधी रात में ही वह हड़बड़ा कर उठ बैठती और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगती। फिर अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कलप उठती। नींद में जैसे उसके पेट से आवाज़ आती, माँ मुझे मत मारो, मुझे भी इस दुनिया में आने दो ना माँ। बेटी हूँ तो क्या हुआ, बोझ नहीं बनूंगी, हाथ बटाऊंगी, गर्व से आपका सिर ऊपर उठवाऊंगी। बेटी हूँ इस धरा की, इस धरा पर तो आने दो माँ। कभी आवाज़ आती, तेरे प्यार दुलार की छाया भी
पाना चाहती हूँ माँ, चहक चहक कर चिड़िया सी मैं उड़ान कर चाहती हूँ माँ, महक महक कर फूलों सी मैं भी लिखना चाहती हूँ माँ, पता है मुझे पापा और दादी नहीं चाहते कि मैं इस दुनिया में आऊँ, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना, फिर क्यों नहीं बचा लेती मुझे कहीं अपनी कोख में ही छिपा लो ना। माँ बोले, ना माँ, क्या तुम भी नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया में आऊँ। शिखा अकबका कर नींद से उठकर जाग बैठती और अपना पेट पकड़कर सिसकती हुई कहती, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, लेकिन तुम्हारी दादी और पापा तुम्हें इस दुनिया में नहीं आना देने चाहते हैं। सो मैं क्या करूं? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। शिखा चित्कार करती कि कोई उसके बच्चे को बचा ले, आखिर कोई तो कहे। शिखा यह बच्चा नहीं गिरवाएगी, जन्म देगी इसे, क्योंकि इसका भी अधिकार है इस दुनिया में आने का। लेकिन ऐसा कोई न था इस घर में जो इस अनहोनी को रोक सके। वह चाहती थी अपने पति और सास के खिलाफ भ्रूण हत्या के मामले में केस कर सकती थी, पर फिर अपनी 3 मासूम बच्चियों का ख्याल कर चुप रह जाती। औरत यहीं पर तो कमज़ोर पड़ जाती है और जिसका फ़ायदा पुरुष उठाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी बैठी थी।